हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राज। स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। दोस्तों, इस केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग करते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। जबकि सेकेंड ईयर में जब हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इस वजह से उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है कि जब भी आपको ये पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे कुछ बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए शायद सलाह भी हो। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे जब भी पेपर होता है तब जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी के बेस्ड होते हैं, मतलब थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। और अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो और 2-4 ड्रग उनमें पढ़ लेते हो तो आप अच्छा नंबर ला सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि थ्योरीज आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आप जब सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा। इसमें दिखाई पड़ेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसके अंदर में क्या क्या लिखना है। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ये सिर्फ बताया है सिलेबस के अंदर कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए HCl ले लेते हैं तो उसके बारे में क्या लिखोगे, पहले उसका नाम लिख दोगे, उसका केमिकल नाम लिख दोगे, वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या जरूरी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जरूरी है, केमिकल प्रॉपर्टी जरूरी है, उसका फार्मास्यूटिकल यूज जरूरी है, स्टोरेज जरूरी है और लास्ट में केमिकल कंपेटेबिलिटी जरूरी है। तो इतनी चीजें आपको ड्रग के अंदर में लिखनी होती है, ये शुरुआत में बताया गया है जनरल इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस की शुरुआत होती है तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें एसिड बेस और बफर के बारे में। बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि एसिड बेस बफर क्या होते हैं, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, जो कि शायद 11th या 12th में आप 11th में पढ़ते हो एसिड बेस बफर के बारे में। ठीक है, और इसमें कब कुछ ड्रग्स पढ़ते हो, उस ड्रग्स के नाम आप स्क्रीन पे ऐसे देख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं, आपका बोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एसिड में आता है, ऐसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका वेस्ट में आता है। ठीक, तो ऐसे आपको कई ड्रग्स यहाँ पे पढ़नी होती हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट जो आपको पढ़ना है ये एक्चुअली आपके बॉडी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता है। ये कहाँ यूज होता है अभी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से पदार्थ सड़ने लगता है। ठीक है, अब होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है, जो केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जैसे मेडिसिन बनाई जाती है वहां पे इनका उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन आप इसमें पढ़ते हो क्योंकि ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें जैसे एग्जांपल आपका आता है जैसे हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड, जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट है, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हो। आप स्क्रीन पे आप सारी ड्रग्स देख सकते हो जो कि सिलेबस के अनुसार है। बाकी अब मैं कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़ते हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, मतलब GIT एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो आपके GIT के अंदर में कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं उसकी कैटेगरी बांटी गई है। इसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट में जैसे डाइल्यूट HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने कुछ ऐसा खा लिया कि आपके बॉडी के अंदर में बेस की मात्रा बढ़ गई है, एसिड की कमी हो गई है, कुछ ऐसा खा लिया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आपके बॉडी के अंदर HCl नहीं बन रहा है, स्टमक के अंदर एसिड नहीं बन रहा है, तो क्या होगा कि आपका डाइजेशन सही से नहीं होगा, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो एसिडिफाइंग एजेंट में हम यही पढ़ते हैं कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और हाइपोक्लोराइड्र में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जो कैटेगरी है वो है एंटासिड। देखो, एंटासिड के बारे में बहुत सारे लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, मतलब एसिड को कम करते हैं। देखो, एसिडिफाइंग एजेंट एसिड को बढ़ाता है और जो एंटासिड होता है वो एसिड को घटाता है। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे जब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खा लिया है कि आपके बॉडी के अंदर में एसिड की मात्रा बढ़ गई, जैसे बहुत ज्यादा अचार खा लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे खट्टे पदार्थों को खा लिया, सिरका खा लिया, ये मतलब ये तो एक कहने का मतलब है। बाकी कभी कभी कई और रीजंस भी होते हैं तो इससे एसिड की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो एंटासिड दिए जाते हैं उन एसिड को काउंटर करने के लिए। बात समझ में आई, जिससे एसिड की मात्रा कम हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं एंटासिड के अंदर में। देखिए, नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में
प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, ये तीसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट की। और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, प्रोटेक्टिव ऐसे मटेरियल्स होते हैं, देखिए बॉडी में आपने खा लिया उस प्रोटेक्टिव या एडजॉर्बेंट को, तो होगा क्या कि जो प्रोटेक्टिव होगा आपके जो जीआई है, मतलब आपकी जो जैसे स्टोमक है, जैसे इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर एक लेयर ऐसे बना लेता है, ठीक है, एक लेयर बना लेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई हार्मफुल चीज किसी ने खा लिया है तो वो प्रोटेक्टिव आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मतलब आपके जो जैसे आपका स्टोमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, तो उस जो मटेरियल हार्मफुल मटेरियल खाया गया है, प्रोटेक्टिव उस चीज से आपको बचाते हैं। और दूसरी चीज होती है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट भी प्रोटेक्टिव के साथ लिया जाता है। जैसे किसी ने मान लीजिए पॉइजन खा लिया है तो प्रोटेक्टिव क्या करेगा, उस पॉइजन से आपके जीआई को बचाएगा। उसके बाद जो एडजॉर्बेंट होता है वो भी प्रोटेक्टिव के चारों तरफ फैल जाता है, और एडजॉर्बेंट का काम ये होता है कि एडजॉर्बेंट उस पॉइजन को या उस हार्मफुल सब्सटेंस को एडजॉर्ब करने का काम करता है। दूसरी जगह भी एडजॉर्बेंट का उपयोग किया जाता है। कहां पे उपयोग किया जाता है दोस्त, जो एडजॉर्बेंट है उसका उपयोग किया जाता है जब बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाता है या फिर डायरिया की शिकायत होती है, तो वहां पे भी एडजॉर्बेंट यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर हो रहा है, ठीक है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो स्टूल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो ये होता है प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट, जिसमें आपका कायोलिन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है सलाइन कैथार्टिक। और सलाइन कैथार्टिक जो होता है दोस्त, वो क्या करता है, जैसे आपका जो पहला वाला टॉपिक था जिसमें बताया था एडजॉर्बेंट क्या करता है कि वो जैसे डायरिया की शिकायत होगी तो एडजॉर्ब कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं या हमारे अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, और स्टूल हार्ड को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में सलाइन कैथार्टिक दिए जाते हैं। सलाइन कैथार्टिक क्या करते हैं कि जो पानी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। उससे होता क्या है कि स्टूल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये होता है सलाइन कैथार्टिक। ओके, इसका एग्जांपल आपका होता है जैसे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि सलाइन कैथार्टिक का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आप पढ़ते हो टॉपिकल एजेंट। जीआई एजेंट हो गए, अब आपको पढ़ना पड़ता है टॉपिकल एजेंट। दोस्तों टॉपिकल का मतलब होता है बाहर, बाहर का मतलब एक्सटर्नल। अब टॉपिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि टॉपिकली यूज किए जाते हैं, शरीर के बाहर यूज किए जाते हैं। इसकी भी कई कैटेगरीज होती हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोटेक्टिव। देखिए जीआई में आपने प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट पढ़ा था, वो बॉडी के अंदर यूज होता था। ये प्रोटेक्टिव जो है ये टॉपिकली यूज होगा। जैसे सनस्क्रीन होती है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये सनस्क्रीन में यूज होता है, सनस्क्रीन क्रीम होती है। ऐसे बहुत सारी क्रीम भी आती है जिसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगर इस क्रीम को आप बाहर स्किन पे लगा लेते हो तब ये प्रोटेक्शन देती है स्किन को। किससे प्रोटेक्शन देंगे, सन रेज से प्रोटेक्शन देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद जैसे रेडिएशंस हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इनसे ये जो है आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, जो प्रोटेक्टिव होते हैं। टॉपिकल प्रोटेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला होता है इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट। देखिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ये एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि शरीर में या शरीर के बाहर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का काम करते हैं, मतलब उनको सप्रेस करने का काम करते हैं या किल करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और यहां पे आप उसको पढ़ते हो। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बैक्टीरियासाइड होती है, जर्मीसाइड होती है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। एंटीसेप्टिक जो होता है वो भी बैक्टीरिया को सप्रेस करता है, किल करता है, और डिसइंफेक्टेंट का भी यही काम होता है। सेम काम दोनों का होता है, लेकिन यूज दोनों का अलग अलग जगह होता है। कहाँ कहाँ पे एंटीसेप्टिक जो होता है वो यूज किया जाता है आपके लिविंग बींग्स पे या लिविंग सेल्स पे, जबकि डिसइंफेक्ट जो होता है वो आपका चेयर मतलब नॉन लिविंग पे या डेड सेल पे यूज किया जाता है। जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, ठीक है, वॉल हो गई, वहां पे यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना पड़ता है डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। तो डेंटल प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना होता है, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में आपको वो सारे प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो हमारे डेंटल फ्राइसेस में यूज होती हैं। मतलब जो दंत मंजन आता है उसमें जो जो चीजें मिलती हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो। जैसे उसमें दांत को चमकाने वाली चीजें होती है, दांत को मजबूत करने वाली चीजें होती हैं, जैसे एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं, रबिंग एजेंट होते हैं, या आपका बहुत सारे ऐसे प्रकार के एजेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड भी इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, तो इसको आप डेंटल प्रोडक्ट में पढ़ते हो। देखो बहुत आसान है, बस आप जब डिटेल में टॉपिक पढ़ोगे तब वहां पे आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है इनहेलेंट। इनहेलेंट में हम ऐसी ड्रग्स को पढ़ते हैं जो इनहेलेशन, जिनका इनहेलेशन किया जाता है, मतलब जो नेजल पैसेज के द्वारा ली जाती है, जो नाक के द्वारा ली जाती है। ठीक है, और इनको लेने के लिए इनहेलेटर का उपयोग किया जाता है। अब सोचो नाक के द्वारा ली जाने वाली जो ड्रग होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, वो गैसियस फॉर्म में होगी। तो आप इसमें गैसेस पढ़ते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है। दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग हाइपोक्सिया की कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है, मतलब जैसे अनकॉन्शियस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हंसाने के लिए भी होता है, लेकिन हंसाने के लिए एक्चुअली करते नहीं है उसको हम। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार का एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में। इसमें पढ़ते हैं अमोनियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, इसकी एक ड्रग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये ऐसी ड्रग होती है जो कि हमारे रिस्पायरेशन को तेज कर देती है। बहुत सारे लोगों के अंदर सफोकेशन की प्रोसेस होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो उनको ये ड्रग दी जाती है ताकि उनकी जो सांस फूल रही है वो सही से हो जाए, जिससे वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले पा सकें। ठीक है, मतलब रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट करने की ड्रग होती है। स्टिमुलेट करने का मतलब उसे प्रेरित करना। ठीक, नेक्स्ट में आप पढ़ते हो एक्सपेक्टोरेंट एंड एमिटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट एंड एमिटिक्स, देखो दोनों चीज़ें लगभग सेम है। एक्सपेक्टोरेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूज होती हैं बॉडी के अंदर, जो आपकी कफ है, मतलब जैसे फेफड़े में कफ जम जाती है, सूख जाती है, तो एक्सपेक्टोरेंट जब हम लेते हैं तो उस कफ को बाहर निकालने का काम करते हैं, उसे गीला करके। बात समझ में आई? तो ये काम होता है, मतलब बाहर ये भी निकालती है, लेकिन किसको? फेफड़े के अंदर जमे कफ को, आपके श्वास नली में, मतलब आपके ट्रैकिया में जमे कफ को बाहर निकालने का काम करती है। जबकि एमिटिक्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ये आपके आमाशय में, मतलब आपके पेट में जो भी चीजें हैं, मतलब आपके स्टमक में जो भी फालतू के मटेरियल्स हैं जो भी चले गए हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। मतलब ये एमिटिक्स जो होते हैं ये उल्टी करवाते हैं, और जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ये कफ को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें भी आपको कई ड्रग्स पढ़नी पड़ती हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड पढ़नी पड़ती है, पोटेशियम आयोडाइड और एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। 2-3 ड्रग है। उसके बाद अगला है एंटीडोट। देखो एंटीडोट जो होता है वो क्या होता है? एंटीडोट जो है वो पॉइजनिंग में दिया जाता है। आपको इतना बता दूं, एंटीडोट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है और लगभग कई टॉपिक्स पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एंटीडोट होता है उसका काम क्या होता है कि जैसे जब हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, उस कंडीशन में एंटीडोट लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले जब पॉइजनिंग होती है तो क्या करते हैं कि या तो आप इमेटिक दे सकते हो, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट दे जाता है। लेकिन जब किसी से काम नहीं बनता है तो एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट को कहते हैं प्रतिविष। ठीक है, हर पॉइजन के लिए एंटीडोट अलग होता है, लेकिन आप यहाँ पे केवल सोडियम नाइट्राइट के बारे में ही पढ़ते हो, उसके अलावा किसी दूसरे ड्रग के बारे में नहीं पढ़ते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही ड्रग है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला आप पढ़ते हो मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार के मेटेरियल्स होते हैं, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को सही से चलाने का काम करते हैं। ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में पाए जाते हैं। ये अगर अब एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो स्किन मतलब वो सेल के बाहर होता है, मतलब वो टिश्यू फ्लूइड में होता है। जबकि सोडियम क्लोराइड जैसे होता है तो ये सेल के अंदर होता है, सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपको क्या पढ़ना है? मेनली आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, जो कि ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हो, तो इन सब चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स के अंदर में आप आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फेरस सल्फेट के बारे में पढ़ते हो और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है, सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। मतलब जो इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स में आप जो भी आपके सिलेबस में दी गई उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, भले भी आपके बुक में चीजें दी गई हो, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जिनको बनाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की जरूरत पड़ती है, जो अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर में जो रेडियो एक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो। उसके बाद उनके बायोलॉजी मतलब जो रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हो। उसके बाद दूसरी चीज आप पढ़ते हो कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है, उसमें आप कई मशीन पढ़ते हो, जैसे जीएम काउंटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हो इस चैप्टर के अंदर में। और आपको इसमें बेरियम सल्फेट एक ड्रग है उसके बारे में पढ़ा जाता है। देखिए बेरियम सल्फेट जो होती है वो एक ऐसी ड्रग है जो कि जैसे जब किसी का एक्सरे लिया जाता है, किसी का अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, तो वहां पे बेरियम सल्फेट खिला दिया जाता है ताकि स्क्रीनिंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो इस ड्रग के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, इसमें आप ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ते हो कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, एरर्स क्या होती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना पड़ता है वो है इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। और फिर और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लिमिट टेस्ट के बारे में इसी चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ते हो, जिसमें लिमिट टेस्ट जो है वो आपका है आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल। तो ये इतने लिमिट टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। लिमिट टेस्ट के बारे में भी सारी वीडियो लगभग बन चुकी हैं, आप जरूर उसको जाके देख लीजिएगा। और लास्ट में पढ़ना पड़ता है आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कैटायन एंड एनायंस पर इंडियन फार्माकोपिया। तो ये है आपका जो है आपको पढ़ना पड़ता है कि कैटायन और एनायन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये था आपका सिलेबस जो कि था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। और आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।